नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित दस्तावेज और आंकड़े पेश कर दिए हैं। बैंक ने दानकर्ता, बॉन्ड नंबर और किस राजनीतिक दल द्वारा अब तक बॉन्ड भुनाए गए, इसके ब्यौरे से संबंधित सभी दस्तावेज आयोग को मुहैया करा दिए हैं। अब चुनाव आयोग को 15 मार्च शाम 5 बजे तक चुनावी बॉन्ड की जानकारी पोर्टल पर सार्वजनिक करनी है। चुनावी बॉन्ड को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही सबकी नजर उस पीडीएफ फाइल पर है जिसमें चंदा देने वाले और लेने वालों की डिटेल शामिल है। एसबीआई ने दिए अपने हलफनामे में कहा कि बैंक ने सीलबंद लिफाफे में एक पेन ड्राइव और 2 पीडीएफ फाइल के जरिए सामग्री सौंपी है जो पासवर्ड से संरक्षित है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि उसे इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। किसी पार्टी को कितना बॉन्ड मिला, ये जानकारी आयोग को बतानी है। जानकारी साझा करने के बाद लोगों को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों के नाम का पता चलेगा कि किसने कितने बॉन्ड खरीदे। ये सब जानकारी अब सार्वजनिक होगी। अब जैसे ही ये सब होगा, चुनाव आयोग के पोर्टल पर अपलोड होगा तो न सिर्फ राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ी होंगी, बल्कि ये खुलासा उन लोगों के लिए भी चिंता का विषय होगा जिन्होंने राजनीतिक दलों को चंदा दान के लिए अपनी तिजोरियों के दरवाजे खोले थे। जाहिर है ये चुनाव से पहले चुनावी चंदे का मुद्दा अब जोर पकड़े हुए है। तमाम सियासी आरोप प्रत्यारोप भी हैं। अब देखना ये होगा कि आगे इस मामले में और क्या नए मोड़ आते हैं। इसी पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। उससे पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। चुनाव से पहले चुनावी चंदे का धंधा न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में जोर पकड़े हुए है, बल्कि जनता के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि किस राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला और उसका कहाँ कितना दुरुपयोग हुआ, और आखिर वो ऐसा कौन सा नियम है जिसके जरिए ये चंदा पीएम केयर फंड में चला गया। दरअसल स्टेट बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद बिक्री का डेटा सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद 24 घंटे के भीतर चुनाव आयोग को सौंप दिया है। इस डेटा में 187 बॉन्ड्स की जानकारी नहीं दी गई है, जिसका पैसा पीएम केयर फंड में जमा करा दिया गया है। हालांकि कोर्ट ने इस तरह के बॉन्ड को उसे देने वालों को ही वापस करने का आदेश दिया था। 15 मार्च को आयोग के पोर्टल पर यह डाटा अपलोड कर सार्वजनिक किया जाएगा। And you said nation wants to know. I was thinking कि आप मुझसे यहाँ के प्रश्न पूछेंगे। उनको माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि 12 तारीख तक वो हमारे यहाँ सारी डिटेल सबमिट करें, और कमीशन का उनके प्रश्न से भी जुड़ा हुआ है। वो जो क्रेडिबिलिटी वाला प्रश्न पूछ रहे थे, बड़ा लोडेड प्रश्न आपने पूछा था, उसका भी जवाब दूंगा आपको। हमारा बिल्कुल कोर्ट में ये बहुत स्ट्रांग हो रहा था कि पारदर्शिता के पक्ष में है चुनाव आयोग हर तरीके से। हमारे 3 ही पिलर है: टू नो एवरीथिंग व्हाट वी आर डूइंग, हाउ वी आर डूइंग, एंड देयरफॉर वी एंड ऑल आवर प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऑल आवर विजिट्स विद द प्रेस कॉन्फ्रेंस, सो दैट यू कैन आस्क दोस क्वेश्चंस, इवन इंक्लूडिंग क्वेश्चंस लाइक credibility of the commission. Very openly you can ask. So commission had always been in favor of transparency, and that was our stand in the electoral bond case also. Uchtam Nyayalaya has ordered the SBI to give it to 12th. They have given it to us yesterday in time. I'll go back, look at the data, and would definitely disclose it in time. हलफनामे में दिए आंकड़ों के जरिए एसबीआई ने बताया है कि 1 अप्रैल 2019 के बाद से 15 फरवरी 2024 तक कुल 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिके। इनमें से 22,030 बॉन्ड्स राजनीतिक दलों द्वारा भुना लिए गए, और जो 187 बॉन्ड्स को भुनाया नहीं जा सका, नियमों के अनुसार उसे पीएम रिलीफ फंड में जमा करा दिया गया। स्टेट बैंक ने बताया कि अप्रैल 2019 में उसी साल के 11 अप्रैल तक 3,346 बॉन्ड्स खरीदे गए थे, और इनमें कुल 1,609 को उसी अवधि में पार्टियों द्वारा कैश करा लिया गया था। चुनावी चंदे का ब्यौरा 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच 22,217 चुनावी बॉन्ड बिके, 22,030 कैश कराए,
12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक कुल 18,871 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए। 20,421 को कैश करवाया गया। 1 अप्रैल 2019 और 11 अप्रैल 2019 के बीच कुल 3,346 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए। उनमें से 1,609 को कैश करवाया गया। वहीं 14 अप्रैल 2019 और 15 फरवरी 2024 के बीच खरीदे और कैश करवाए गए चुनावी बॉन्ड के संबंध में चुनाव आयोग को डेटा उपलब्ध कराया गया है। बात राजनीतिक दलों के लिए चुनावी चंदे से हुई कमाई की करें तो इसमें मार्च 2018 से लेकर जनवरी 2024 के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड से कुल 16,492 करोड़ का चंदा राजनीतिक दलों को मिला। लेकिन 12 अप्रैल 2019 के बाद के चंदे की जानकारी स्टेट बैंक को देनी है। उधर 2017 से लेकर 2021 के बीच के आंकड़ों को देखें तो इस दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करीब 2,188 करोड़ रुपए का चंदा राजनीतिक दलों को मिला। ये चंदा 7 राष्ट्रीय पार्टी और 24 क्षेत्रीय दलों के हिस्से आया। इन 5 वर्षों में चुनावी बॉन्ड से बीजेपी को 5,272 करोड़, कांग्रेस को इसी दौरान 952 करोड़ रुपए हासिल हुए, जबकि बाकी का 3,000 करोड़ रुपए का चंदा 29 राजनीतिक दलों को मिला। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड से चुनावी चंदा देना गैर संवैधानिक बताया था। इन बॉन्ड खरीदने वाले किसी भी डोनर में से एक व्यक्ति भी अगर कोर्ट में जाकर स्टे ले लेता है कि मैंने जो पैसा जो डोनेशन दी थी, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था, उसमें ये स्कीम थी, उसकी ये क्लास थी कि मेरा नाम कहीं पर भी सामने नहीं आएगा, वो डिस्क्लोजर नहीं होगा। यदि अगर ऐसा हो गया और उसको उसके ऊपर स्टे मिल गया तो क्या इतना बवाल मचने के बाद, स्टेट बैंक के ऊपर इतना प्रेशर बनने के बाद, क्या इलेक्शन कमीशन उस डाटा को अपनी वेबसाइट पर डाल सकेगा? और जो पर्पस था इस केस का कि जनता को पता लगना चाहिए कि किसने बॉन्ड खरीदे, किसने किस पार्टी को दिए, वो जनता तक जा पाएगा। अब जाहिर है लोगों को जानने का हक है कि कौन किस राजनीतिक दल को कितना पैसा चंदे के तौर पर दे रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी चंदे पर मचे घमासान पर राजनीति और आगे क्या रंग लाती है, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। निश्चित तौर पर देखिए, चुनावी चंदे पर घमासान है, किसे नफा किसे नुकसान, ये तो आने वाले समय पे पता चल जाएगा। 15 तारीख तक को जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि सारा जो डेटा उनके पास पहुंचा है उसे सार्वजनिक किया जाए, अपलोड किया जाए, उसका एक क्राइटेरिया है। अभी तक की चीज़ों को यदि फॉलो किया है तो आगे भी आपको करना होगा और इसमें छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है। डर उन लोगों को हो सकता है जिनको जहां से आया है वो किस तरह से भुनाया गया है, वहां पे दिक्कत हो सकती है। बाकी एक आसान भाषा में समझे तो राजनीतिक चंदा, चुनावी चंदा जो होता है, क्या ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ किसी विशेष पार्टी को मिला, सभी को अमूमन हमेशा मौके मौके से मिलता आया। लेकिन इस बार की स्थितियां कुछ ऐसी हो गई हैं, जब इस चीज़ को लाया गया था उसके बाद से ये चीज़ें चल तो रही थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते ये एक अलग मोड़ पर चला गया है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कैप्टन आई सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़े हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए विंग कमांडर अनुमा आचार्य हमारे साथ जुड़ी हैं। अनुमा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमाकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे यश भारती जी। यश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अश्विनी राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि फाउंडर हैं वॉइस ऑफ बैंकिंग के। अश्विनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले अश्विनी जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की बात है। मुझे बहुत अच्छे से
याद है हम पिछली चर्चा में भी साथ में थे, तब आपने कहा था कि एक अलग तरीके से जो बैंकिंग प्रोसेस होती है वो काम करती है। बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि सारे डेटा को कैसे इतनी जल्दी भेजा जाएगा, लेकिन एक बात बहुत अच्छी हुई कि जो एक समय सीमा दी गई थी सारी चीज़ों को भेजने की, वो एसबीआई ने किया है। अब जो चीज़ें हैं वो अपलोड होनी हैं, इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। देखिए, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो चीज़ें होंगी नहीं होंगी, किस तरह से होंगी। उस दिन भी जब हम चर्चा में थे तो बहुत सारी शंकाएं जताई गई थी कि क्या वो प्रॉपर तरीके से होगा, हो सकता है कुछ ना भी निकले। आपको क्या लगता है इस पूरे प्रोसेस में अब आगे? देखिए, क्या है, उस दिन भी मैंने कहा था कि भाई स्टेट बैंक जो समय मांग रहा था वो इसलिए मांग रहा था कि अभी जो स्टेट बैंक ने डाटा दिया है वो दिया है कि किस ने कितने बॉन्ड जो है खरीदे, और दूसरा किस पार्टी ने कितने बॉन्ड इनकैश कराए। ये दो डाटा है, क्योंकि उस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें सिर्फ आप ये डाटा दीजिए। स्टेट बैंक के पास ओरिजिनल आदेश के अनुसार था कि पूरी जानकारी, यानी आपको उसको मैच करके देना है कि कौन कौन सा बॉन्ड किसने खरीदा और किस पार्टी ने वो वाला बॉन्ड जो है इनकैश किया। तो अब ये जो डिटेल है इसमें ऐसी कोई मैचिंग नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन जो वेबसाइट पे डालेगा तो वो जो सवाल था कि जनता को पता लगना चाहिए कि किसने किस पार्टी को कितना पैसा दिया, वो मुझे नहीं लगता कि इससे आएगा। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है अभी भी कि भाई क्या इतना एक्सरसाइज होने के बाद स्टेट बैंक ने किस प्रकार से पूरे 24 आवर्स उसको काम करके जो है इस प्रकार की जानकारी जो है इलेक्शन कमीशन को दी है। और स्टेट बैंक ने कभी नहीं कहा था कि हम जानकारी नहीं देंगे, वो सिर्फ समय मांग रहे थे, क्योंकि उस जानकारी के लिए निश्चित रूप से आज भी समय चाहिए। और ये जो रॉ डाटा है इसको क्या इलेक्शन कमीशन के अधिकारी उसको मैच कर पाएंगे, और जो सवाल है कि जनता को पता लगना चाहिए वो पता लग पाएगा। अगर लग पाएगा तो अच्छा है, सार्वजनिक सारी चीजें होनी चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, चलिए। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, जब से ये पूरा घटनाक्रम आया, सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी, तमाम चीजें हुई हैं, एसबीआई का जो रोल था वो उन्होंने अपना पूरा कर दिया है, लेकिन अभी भी एक जो शंका है, जो एक सवाल है, वो जिस तरीके से अश्विनी जी बता रहे हैं कि वाकई में जो मांगा गया था समय सीमा में भेज दिया गया, लेकिन जहां तक उसको मैच करके प्रॉपर चीजें जो जनता तक पहुंचाने की बात हो रही है, शुरू से सार्वजनिक करने की बात हो रही है, या ये कह लें कि किसने किसको दिया, कौन डोनर था, कौन रिसीवर था, ये चीजें यदि हमें आइडेंटिफाई करनी है तो वो पूरा एक रॉ जो भेजा गया है उसको मैच करके पूरा अपलोड करना होगा। देखिए, ये एक प्रोसेस अलग हो सकती है, ये अब इलेक्शन कमीशन को देखना है, सुप्रीम कोर्ट को जो करना था कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत घिरी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं, और सबको ऐसा लगा, तमाम विपक्ष जो है वो इसलिए ज्यादा हमलावर हुआ है कि सबसे ज्यादा जो उनको शंका है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको बनाया है। देखिए, विपक्ष का काम तो हर जगह कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ उन्हें बोलने के लिए कुछ चाहिए, क्योंकि आज विपक्ष के पास कुछ मुद्दे बचे नहीं है। तो अगर सरकार अच्छे कार्य करेगी तो उसमें भी कमियां खोजेंगे, और नहीं है तो उनमें तो वो खोजेंगे ही खोजेंगे। अब ये काम बैंक से जुड़ा हुआ कार्य है, इसमें बीजेपी का क्या लेना देना, क्या सरकार का लेना देना। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया स्टेट गवर्नमेंट को और नहीं एसबीआई बैंक को, तो एसबीआई बैंक ने जो है ना पहले उन्होंने समय मांगा था, जब शक्ति दिखाई तो उन्होंने ठीक है रातों दिन मेहनत करके और जो समय सीमा जो उनको दी गई हुई गाइडलाइन थी उसमें उन्होंने उस काम को पूरा किया है। तो मैं तो एसबीआई के अधिकारियों की और उसके स्टाफ की सराहना करूंगा कि उन्होंने सम्मान सुप्रीम कोर्ट का जो है ना आदेश का पालन किया, और समय सीमा में उन्होंने जो डिटेल मांगी थी उन्होंने उनको प्रोवाइड करा दी। अब रही बात इसकी अपलोड करने की, तो अपलोड भी करा जाएगा, उसको बिल्कुल करा जाएगा अपलोड, क्योंकि अपलोड एक दिन में तो हो नहीं जाएगा, क्योंकि अलग अलग जगह से आए हुए डाटा है और किसके नाम है, कैसे है, किसने दिया है, कब दिया है, कौन से सन में दिया है, कब, तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा। और ये चुनाव आयोग का जो काम बनता है, चुनाव आयोग बात भी इसको अच्छी तरह निभाएगा, बैंक भी अपना कार्य पूरा कर रही है, तो इसमें कहीं सरकार की कोई इसमें दो राय नहीं है कि ये काम नहीं होना चाहिए। सरकार की चाहती है कि साफ सुथरा होना चाहिए,
जो भी है पटल पे आना चाहिए, जिससे पता तो चले कि कौन बॉन्ड देने वाले कौन है, लेने वाले कौन है। ऐसा नहीं कि राजनीति कोई एक पार्टी जिसने न लिया हो। मैं कह रहा हूँ राजनीतिक पार्टियां चुनाव के लिए सभी लेती है, और इसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस आगे निकलेगी। जब ये ओपन होंगे, सबके नाम आएंगे, तो आप देखना सबसे ऊपर कांग्रेस ही निकलेगी। और तो हो सकता है कि केजरीवाल इन सबका ही नंबर न काट दे, क्योंकि केजरीवाल जब पहली बार राजनीति में आए थे तो उनके पास इतना चंदा आ गया था कि लास्ट में उन्हें ये कहना पड़ा, भैया आप तो रहने दो, मेरे पास बहुत आ गया। तो ये सब चीजें इन लोगों को सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का 20 करोड़ से अधिक कार्यकर्ता है, तो अगर 10-10 रुपए भी देते हैं तो हमारा 100 करोड़ से ऊपर तो यही निकल जाता है। तो इसलिए ये लोग सोचे, जो जगह जगह से चंदा लेते रहे, इनको डर है। हमें कोई डर नहीं, हम जो करते हैं साफ सुथरा करते हैं, जनता के बीच में रखते हैं। अब कि हमने किससे लिया है किससे नहीं लिया, हमें कोई डर नहीं। हमारी सरकार तो बिल्कुल खुली किताब है। ठीक है, चलिए अब देखिए वो किताब खुली है, वो मुझे लगता है या नहीं है, वो अब हमें 15 तारीख को चीज़ें पता चलेंगी। जैसा कि आपने कहा कि इतना आसान नहीं होगा कि सारी चीज़ों को एक दिन में अपलोड कर दिया जाए। अब वो जैसे भी करना है, समय सीमा तो 15 मार्च शाम को 6 बजे तक की दी गई है, उससे पहले का भी समय है कि आप तब तक सारी चीज़ों को कर दे। तो देखते हैं उसमें क्या आता है। अभी 2 दिन का वक्त मान लीजिए है ही हमारे पास पूरा। अनुमा जी, 2 बातें हैं यहाँ पर। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बिल्कुल साफ सुथरा बता रही है। साफ सुथरा से मेरा आशय है, उन्हें लगता है कि हम बिल्कुल खुली किताबें, हमें कोई डर है ही नहीं, बल्कि इस मामले में अच्छा है चीजें आ जाए, हो सकता है सबसे ऊपर कांग्रेस आ जाए, और हो सकता है फिर उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा है। दूसरी बात यह है कि तमाम विपक्ष जो है वो बीजेपी पर ही हमलावर हो गया इस पूरे घटनाक्रम के बाद। ऐसा क्यों? नहीं कहा जाए, कई बार मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का कई बार मैं सोचती हूँ कि ये बोलते कैसे हैं। कहीं तो वो आईना देखकर शर्म आती होगी कि कुछ जो मुंह में आया वो बोल दिया। अब जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके प्रोग्राम में हैं, इनके नाम के आगे कैप्टन लगा, अब कैप्टन का इन्होंने नाम लगा लिया है, वो भी एक शर्मिंदगी की बात मुझे लगती है कि एक व्यक्ति का तमगा लगा रहा है कि मैं कैप्टन था, वो ऐसी बातें करे जिनका कोई मतलब जड़ भी ना हो, कुछ भी ना हो। देखिए, ये तो सभी जगह मालूम पड़ चुका है कि जो चुनावी चंदा आया है 16,000 करोड़ जो है, उनका जब सारे लोगों के सामने उसका खुलासा होगा, भारतीय जनता पार्टी को वैसे भी पूरे चुनावी चंदे का 90% उनको काफी चंदा मिला है उसका। और उसके अलावा ऐसे भी केस हैं जो अब चूंकि ये इसका मैच नहीं हो पा रहा, तो ये साबित इतना स्पष्ट नहीं हो पाएगा। शायद सुप्रीम कोर्ट को तो पता चल जाए, लेकिन लोगों को पता नहीं चलेगा कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी को चंदा नहीं दिया तो उनके ऊपर क्विड प्रो को एक तरह से छापे पड़े और उसके बाद उन्होंने उनको चंदा दिया। ऐसे कई केसेस हैं, 300 करोड़ से ज्यादा का केस ऐसा है। उसमें से एक मध्य प्रदेश की सोम डिस्टिलरी का भी केस है। तो जो चीजें प्रमाणित हैं उनके बारे में कोई ऐसी अनभिज्ञता दिखाता है तो सच में ऐसा लगता है कि आपके प्रोग्राम में आने का कोई मतलब हुआ क्या? मतलब जब बात तथ्य से परे हो। और दूसरी चीज, आपके प्रोग्राम के रिपोर्ट में मैंने सुना एक बड़ी कमाल की चीज थी, वो अजीब थी, वो बात बिना पड़ताल के और अतथ्यात्मक थी कि नियमों के अनुसार 187 बॉन्ड जो थे वो पीएम केयर में डाल दिए गए। कौन से नियम? पीएम केयर है क्या? आप लोग जानते हैं ना, आप तो जानती होंगी, पीएम केयर तो एक प्राइवेट फंड है जिसका ऑडिट नहीं किया जा सकता। तो वो चुनावी चंदे के बॉन्ड जो नहीं बनाए जा सके उसे पीएम केयर में डाला कैसे? कौन से नियम का हवाला दे रहे हैं आपके चैनल में? आपको मुझे बताना होगा, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है, और अगर है तो वो लोगों के सामने क्यों नहीं है? तो ये जो आपकी रिपोर्ट में था ये गलत बयानी है कि नियमों के अनुसार पीएम केयर में डाल दिया गया। क्या पीएम केयर इस देश का सरकारी फंड है? क्या पीएम केयर का ऑडिट होता है? ये सारी बातें हैं। पीएम केयर अपने आप में स्कैम है। अब जो आर्टिकल 19A का हवाला देके सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। कहाँ है लेवल प्लेइंग फील्ड? भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता के आते हैं, सच में कई बार दुख होता है कि ये लोग
चलो यहाँ तो कैप्टन लगा लिया, मतलब सेना को भी शर्मिंदा करवा दिया। मैं बिल्कुल आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि सेना का कोई अधिकारी, पूर्व अधिकारी अपनी वर्दी पर धब्बा नहीं लगाएगा झूठ गलत बयानी करके। तो यहाँ लगातार हमने झूठ सुना। ये भी पता चल ही जाएगा कांग्रेस को कितना तो चंदा मिल रहा है, आप सभी को मालूम है। कांग्रेस के तो गलत बयानी करके झूठे आरोप लगा के 68 करोड़ जो हम लोगों के दिए हुए पैसे थे, कार्यकर्ताओं ने जो जमा किए थे, उसे बैंक से लेकर और अपने आप उसका बैंक ने एक खामियाजा, एक पेनल्टी भरवा दी। और बाकी वाला जो हमारा जितना अकाउंट था, जिसमें कुल मिला के 10 करोड़ थे, बचे हुए पैसे हम अपने कर्मचारियों की तक नहीं दे पा रहे। जिस तरह की दिशा है, तानाशाही है, उसके बारे में पूरा देश देख रहा है। देश जो शायद शुरू में भारतीय जनता पार्टी को नहीं करता होगा, आज देख पा रहा है कि किस तरह से सारे विपक्ष को निकल जाने का भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और हमारे देश के निहायत की डरपोक प्रधानमंत्री जो आज तक चीन के राष्ट्राध्यक्ष से बात नहीं कर पाए हैं, इसलिए ही सारा ये संरक्षण में इस तरह की चीजें हो रही हैं और ये देश के लिए शर्मिंदगी की बात है। आप अपनी रिपोर्ट में से मुझे वो निकाल के बताइए कि वो किस नियम के तहत पीएम केयर में दिए गए हैं। अगर ऐसा गलत पाया जाता है तो आपके चैनल से आपको इसके बारे में क्षमा मांगना चाहिए। विज्ञान में नहीं है, या तो उस नियम की संख्या बताइए। ठीक है अनुमा जी, इसका भी जवाब दूंगी। तमाम लोगों की एक एक प्रतिक्रिया आ जाए। आपका आवाज जो है काफी ज्यादा बीच में कट रहा था, बहुत ज्यादा बीच में कट के आवाज आई है। हाँ, थोड़ा सा जब आप अब बोले तो माइक के थोड़ा सा पास आके बोलेगा। काफी ज्यादा बीच में डिस्टर्बेंस हुआ है, पर जितना मैं आपकी बात को सुन पाई हूं, आपने जो डिटेल की बात की है उसको भी इस चर्चा में शामिल करेंगे। रमाकांत जी, बहुत सारी बातें चुनावी बॉन्ड को लेकर अभी सामने आई हैं। लगातार सुप्रीम कोर्ट से ये जो चीजें आई, जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए, जो एक ब्यौरा यहां पर आया, एक यहां पे जो बात अभी अनुमा जी ने भी उठाई है निश्चित तौर पर कि जो 187 बॉन्ड रिकॉर्ड जो आए सब जगह से, वो बचे हुए हैं, वो पीएम फंड केयर में गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है, देखिए कि ये जो चीजें शुरू से जब शुरू हुई, वित्त मंत्री अरुण जेटली जब थे, वहां से इस चीज को, इस इलेक्टोरल बॉन्ड को शुरू किया गया था। ये योजना ही तब से आई थी, तब से अभी तक ये सारी चीजें चलते चलते आई। आज इतना विरोध हो रहा है, आज बीजेपी पर यदि सवाल है तो बीजेपी घूम फिर के कह रही है कि आप तो सारी चीजों को आने दीजिए, हो सकता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो सबसे ऊपर आ जाए। देखिए राखी जी, आज इसका विरोध हो रहा है, उसका एक कारण है। आप देखेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड आया किसके समय में? भारतीय जनता पार्टी के समय में। पीएम केयर फंड में कैसे डाल दिया गया? कोई नियम नहीं है कि कैसे पीएम केयर फंड में इलेक्टोरल बॉन्ड भेज दिया जाएगा। दूसरा ये कि आप कहीं भी देखें, पूरे देश में किसी भी जगह पे चले जाएं, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार, बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े होर्डिंग, खूब सारे कार्यालय, ये तमाम जगह पे मिलेंगे। विधायक खरीदना हो तो 25-25 करोड़, 50-50 करोड़, 100 करोड़ रुपए निकल आते हैं और ये विधायक खरीद लेते हैं। सरकार गिरानी हो तो सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपए इनके पास आ जाता है। कहाँ से आता है? ये आज भारतीय जनता पार्टी को बताने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी नहीं बताएगी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि एसबीआई जल्द ही ये जानकारी वेबसाइट पे डालेगी कि किस कंपनी ने, किस व्यक्ति ने, कौन सी पार्टी को कितना चंदा दिया। अब आप देखेंगे कि किसान लगातार कर्ज माफ़ी की बात कर रहे थे। ये सरकार भी, भारतीय जनता पार्टी भी जब पहला चुनाव जीतती थी तो ये कह के आई थी किसानों की कर्ज माफ़ी करेंगे, बाद में मुकर गए। लेकिन उन्होंने किसकी कर्ज माफ़ी करी? अडानी की कर्ज माफ़ी करी। 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा एक व्यक्ति का माफ़ किया। कितना पैसा दिया अडानी ने? क्या जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड दे रहे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी से अवैध फायदा किया जा रहा है, असंवैधानिक तरीके से उनको फायदा दिया जा रहा है, ये साफ साफ समझ में आना चाहिए। पैसा देने वाले का उद्देश्य क्या था ये पता होना चाहिए। पैसा देने वाला पैसा के बदले कितना मुनाफा कमा रहा है इस सरकार से, ये पता होना चाहिए। क्या पैसा देने वाले के लिए सत्ताधारी दल कोई
अवैधानिक मुनाफा उपलब्ध करा रहा है, ये पता होना चाहिए। तो ये जनता को पता होना चाहिए कि जिस पार्टी को उसका प्रचार देख करके, उसके बैनर पोस्टर देख करके, टीवी में उसका ऐड देख करके हम लोग वोट देते हैं, वो पार्टी दरअसल काम किसके लिए करती है? काम उसी के लिए कर रही होगी जिसने इसको भर भर के चंदा दिया है, विधायक खरीदने के लिए चंदा दिया है, प्रचार करने के लिए चंदा दिया है, बैनर लगाने के लिए चंदा दिया है, सरकार गिराने के लिए चंदा दिया है। तो निश्चित तौर पे 55% से ज़्यादा चंदा जो अभी घोषित रूप से दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया में और तमाम चैनलों में, वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी जनता के दम पे नहीं आई है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुनाफाखोर लोगों के दम पे आज सत्ता में है जो इनको भर भर के चंदा दे रहे हैं और देश का सारा पैसा उन कंपनियों को जा रहा है। ठीक है, चलिए यश जी, मुझे ऐसा लगता है जो एक आम भाषा में राजनीतिक रूप से चंदा पार्टियों को दिया, अमूमन सभी पार्टियों को जाता है, लेकिन इस वक्त पे इतना ज्यादा विरोध आना निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया वो बहुत ही सराहनीय था। इसलिए था क्योंकि यदि पब्लिक जानना चाहती है या पब्लिक तक जाना चाहिए, क्योंकि देखते हैं ना इलेक्शन टाइम में ये चीजें इतनी ब्रॉड रूप में दिखी हैं, कुछ टाइम से इतनी ज्यादा हो गई हैं, क्योंकि ये चीज आज की नहीं है तो पहले से, लेकिन आज इसका दायरा ऐसा हो गया है कि सवाल उठ रहे हैं। निश्चित तौर पर विपक्ष यदि भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर ले भी रहा है, लेकिन जब तक तस्वीरें साफ नहीं होंगी, किसने दिया, कहां से आया, कितने करोड़ आए, किसको कितने मिले, तब तक किसी पर कोई आरोप लगाना क्या सही होगा? और फिर भारतीय जनता पार्टी पर है, वो भी पलटवार कर रही है, वो कह रही है कि आप लोग कौन सा पीछे रहे इसमें, क्या आप लोगों को कभी कुछ मिला ही नहीं? देखिए राखी जी, सबसे बड़ी बात ये है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड लाया कौन और क्यों लाया। ये हमेशा से बात उठती रही है आम जनता की तरफ से कि चुनावी चंदे में पारदर्शिता होनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए इस बात को भुनाने का बहुत कोशिश करती रही और लगातार मंचों से ये बातें कही गई कि चुनावी पारदर्शिता होनी चाहिए, चंदे की पारदर्शिता होनी चाहिए, किसने किसको दिया, और इसमें काले धन का उपयोग नहीं होना चाहिए, इसको रोकथाम होनी चाहिए। इस बात को रखते हुए भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के आई, और जिस समय इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के, क्योंकि इसमें बड़ा साफ था कि कौन किसको पैसे दे रहा है, इस बात का डिक्लेरेशन नहीं होगा, तो पारदर्शिता कहाँ बची? ये सवाल लगातार उसी समय से उठ रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जीभ बहुत लचीली होती है, तो इसको उसी लचीलेपन से ये हिला देते हैं, कुछ जो मन में इनके आता है वो बोलते चले जाते हैं, उसका ना कोई आधार होता है ना उसकी कोई सत्यता होती है। हम लगातार देखते हैं बिना योजना के चीज़ों को लागू कर देते हैं, क्रियान्वयन करने की बात करने लगते हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो, धारा 370 हो, किसान बिल हो, सीए हो, एनआरसी हो, मतलब पहले माहौल ख़राब करेंगे और फिर उस पर राजनीति करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक काम करने की कार्यशैली है, इसका मूल चरित्र है। यहाँ भी वही हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट बात नहीं करेगा तो भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता किस तरीके की बात कर रहे हैं कि फलानी पार्टी को क्या हुआ, ठिकानी पार्टी। अरे जिस भी पार्टी का आप सत्ता में है, सरकार में, संख्या बल आपके पास है, संख्या बल का समय समय पर आप उपयोग और दुरुपयोग सबसे ज़्यादा करते रहे हैं, तो इस बात में आपको उपयोग करने में क्या दिक्कत है कि हाँ भैया हमें इतना पैसा मिला, कांग्रेस पार्टी को इतना मिला, सपा को इतना मिला, इसको मिला, इससे मिला, डिक्लेयर कर दीजिए, क्या दिक्कत है? अगर हमें गलत चंदा मिला होगा समाजवादी पार्टी के नाते तो जनता के बीच में आएगा, आपको सही चंदा मिला होगा तो जनता के बीच में आएगा। लेकिन ये लगातार जो पैसा बढ़ा है, जब से इलेक्टोरल बॉन्ड आया है 19 की सरकार बदलने के बाद, फिर लगातार जो चंदा बढ़ा है वो भारतीय जनता पार्टी का क्यों बढ़ा है? तो सवाल उठता है, ये भ्रष्टाचार दिखता है। आखिर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या किया जो उसको इतना चंदा मिलने लगा? कौन सा ऐसा काम किया जो चंदा मिलने लगा? अगर जो पैसा डूब रहा है, जो राजनीतिक पार्टियां नहीं ले पा रही हो, प्रधानमंत्री पीएम रिलीफ फंड में उसको जाना है, तो पीएम रिलीफ फंड में डायरेक्ट ही पैसा ले लीजिए आप। क्या आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी को या किसी अन्य पार्टी को? आपने इस तरह की बंदिशें लगाई तो सार्वजनिक करी थी क्या? जो डोनर है उसको पता है कि 15 दिन में, 20 दिन में अगर ये पैसा नहीं ले लिया जाएगा तो पीएम रिलीफ फंड में चला जाएगा। तो मैं अगर एक दानदाता हूं और मैं किसी पार्टी को देश के भले के लिए चंदा दे रहा हूं और मुझे लगता है 15 दिन में ये नहीं भुना पाएगी, तो डायरेक्ट मैं पीएम रिलीफ फंड को दे दूंगा। और भारतीय जनता पार्टी को देना होगा तो भी मैं पीएम रिलीफ फंड को दे दूंगा। सत्ताधारी दल है, उपयोग करना होगा तो देश के भले के लिए पीएम रिलीफ फंड का इस्तेमाल हो सकता है। वो भारतीय जनता पार्टी को चंदा देके ही क्या देश के भले के लिए होगा? तो ये अलग अलग चीजें हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने कभी बात नहीं करी। इसी तरीके से इन्होंने आपात में, जब आपात स्थिति थी कोविड काल की, तो इन्होंने एक नया फंड जनरेट कर दिया
प्रधानमंत्री केयर फंड के नाम से जब उसकी बात हुई तो ना उस पर ऑडिट करने की बात आई, ना उस पर पारदर्शिता की बात हुई। तो भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से काम कर रही है लगातार, जब भी काले धन की बात आती है, उस पर पारदर्शिता की बात आती है, तो वो गोलमोल कर देती है। तो इसीलिए सवाल जो सबसे ज्यादा उठ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी से उठ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार इन सवालों से भाग रही है, स्पष्ट जवाब नहीं दे पाती। आज कोविड मैं बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन छोटा मोटा मैंने भी अर्थशास्त्र पढ़ा है और बैंकिंग देखी, हम लोग डे टू डे लाइफ में अपने देखते हैं बैंकिंग को। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, बैंकिंग ऐसा एक सेक्टर है कि जब तक ना दायां और बायां, डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं आ जाता है, तब तक बैंक एम्प्लॉइयों को तो घर नहीं जाने दिया जाता। लगातार उनके ऊपर बोझ बढ़ रहा है क्योंकि एम्प्लॉइज कम किए जा रहे हैं। तो यहां पे पूरा हिसाब किताब नहीं रखा गया। आज सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, समय देना पड़ रहा है और लेखा जोखा नहीं है एसबीआई के पास। आखिर किसने ये लेखा जोखा बताने से रोकने का काम किया या लेखा जोखा होने नहीं दिया? क्या जांच एजेंसियां कर रही थी जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम करती हैं? क्या वित्त मंत्री कर रहे थे? क्या वित्त मंत्री इसमें भी यही जवाब देंगे कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, इसलिए सब्जियों के दाम बढ़ने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ते? कल को हो सकता है वो ये कह दें मैं चंदा नहीं लेती, इसीलिए चंदे से मुझे कोई लेना देना नहीं। तो ये जो गैर जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के और मंत्री कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुझे लगता है नैतिकता की जिम्मेदारी तो कोई है नहीं भारतीय जनता पार्टी की। इस लगभग 10 साल के कार्यकाल में हमने नैतिकता के आधार पर किसी का ना इस्तीफा देखा, ना किसी को मंत्री पद से हटाते हुए देखा, ना सांसद के पद से हटाते हुए देखा। यहां तो केवल अपने आप को सही साबित करने का और दूसरे को कैसे बदनाम करना, ये काम करता है। लेकिन जो उदाहरण पेश करना चाहिए था चुनी हुई सरकार को कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो माफी मांगे, स्वीकार करें, लेकिन ना इन्होंने नोटबंदी में मानी, ना इन्होंने किसान आंदोलन पे मांगी, ना धारा 370 में जिस तरीके से उन्होंने झूठ परोसा है। पूरा लद्दाख बंद है और लद्दाख में स्थिति ये बन गई, जो पर्यावरणविद हैं, जो हड़ताल पे है, भूख हड़ताल लगाए बैठे हैं पिछले 6 दिन से, वो ये तक बात कह रहे हैं कि आज हमारे भारतीय सैनिक जो अग्निवीर योजना ये लेकर के आए, उस अग्निवीर योजना के कारण चीनी सैनिक बनने को तैयार है, लेकिन वो भारतीय सैनिक बनना नहीं चाह रहा है, जिसमें गोरखा रेजिमेंट के लोग, गोरखा ज़्यादा लोग हैं जो गोरखा रेजिमेंट में जाते थे। सिख लोगों को जिस तरीके किसान आंदोलन में बदनाम करने का काम किया, वो सिख रेजिमेंट के जो लोग हैं वो भी निराशा के माहौल में। तो हमारी पूरी सेना जो है, जो देश की रक्षा करती है, वो निराशा के माहौल में है। और ये बॉन्ड की बात भी जिस तरीके से आई है, निराशा का माहौल दिखाता है कि हम जिस सरकार को चुनते हैं, जिस सरकार पर विश्वास रखते हैं, प्रधानमंत्री की भाषा, जो भाषण होता है, उस पर देश को बहुत भरोसा होता था और यह भरोसा नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तोड़ा है। ठीक है, चलिए कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, विपक्ष ने जितने सवाल उठाए उनका जवाब आप दीजिएगा, जो भी आपको लगा। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आई है, क्योंकि जब सवाल मुझ पर आएगा, जब सवाल 187 बॉन्ड पर आएगा, जब सवाल चैनल पर आएगा, बहुत सारी बातें निकलेंगी। मैंने ब्रेक से जब मैं लौटी बहुत कुछ स्पष्ट रूप से कहा, फिर भी एक बार दोहराऊंगी और सवाल आपसे इसलिए कर रही हूं और आपके बाद अश्विनी जी से, क्योंकि यहां पे जो 187 बॉन्ड की बात निकली है, निश्चित तौर पर बनना चाहिए, अनुमा जी का सवाल भी जायज था। उसमें यही बात है कि बैंक का ये दावा है, देखिए इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है, बैंक का ये दावा है कि पीएम फंड केयर में इसको जमा कराया गया। तो ये क्या बैंक इसका जिम्मेदार है? बैंक का कोई ऐसा नियम है कि यदि ये जो बॉन्ड थे, यदि उसमें से जितने भुनाए गए हैं, जो बचे हैं, वो उसमें जमा करा दिया जाएगा? पहली चीज। दूसरी चीज, ये जानकारी तो निश्चित तौर पर पीएम फंड केयर में जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को होगा ही, जब से ये चीजें चल रही हैं निश्चित तौर पर ऑन रिकॉर्ड ये चीजें होंगी। तो इसकी जानकारी ये किस प्रोसेस के थ्रू हुआ? और बैंक से भी, मैं बैंकिंग सेक्टर से अश्विनी जी से भी ये पूछूंगी, अश्विनी जी से ये बात मैं जरूर जानना चाहूंगी कि ये यदि वो जी यूज नहीं हुआ है तो वो जिसका था उसको रिटर्न हो सकता था, उसको आप रिटर्न करते ये सारी चीजें, पीएम फेयर फंड में क्यों गया ये? दूसरी चीज, क्या ये ऐसा कोई लॉ बैंक का था? क्योंकि बैंक का ये दावा है कि उन्होंने ये सारी चीजों को वहां किया है। तो मेन रूप से सवाल एसबीआई पर आया, और आपसे सवाल इसलिए ले रही हूं कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, क्योंकि पीएम फंड केयर में गया है, दैट मीन्स भारतीय जनता पार्टी को ये चीज नॉलेज में होगी। देखिए, पीएम जो केयर फंड है उसमें हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी देते हैं, अन्य लोग देते हैं, और वो सब कहीं ना कहीं किसी विकास क्षेत्र में वो पैसे का यूज, कोई अचानक कोई आपदा आ जाए तो पीएम जो फंड है उससे पैसा जाता है, तो वो तो ओपन है बिल्कुल, उसमें और ऑनलाइन खड़ा हुआ है। अभी
अभी मेरे को बीच में कोई टोके नहीं, नॉन स्टाफ सब बोले हैं, मैंने किसी को बीच में टोका हाँ, नहीं। बोलिए बोलिए सर। अब सुने, ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है कि इसने चंदा तो छोड़ो, लोगों को किस तरह से चलाया है देश को। चाइना से भी फंड लेते थे ये तो। राजीव गांधी इनका जो वेलफेयर फंड था उसमें चाइना से पैसा आता था, वो तो ओपन हो गया था, हम ही ने ओपन किया था कि चाइना तक से इन्होंने, चाइना को भी नहीं बख्शा है। अब आप अंदाजा यही से लगाया जाता है कांग्रेस पार्टी का कि जो चाइना से फंडिंग आ रहा है, अरब कंट्री से फंड आ रहा है, तो वो देश में कितने व्यापारियों से ले रहे होंगे। आज इनकी समस्या ये नहीं है कि बीजेपी पे, इनकी समस्या ये है कि आज इनका, हमने जो कुछ इन्होंने अभी तक खाया था उसको अब हलक में हाथ डाल के निकाल रहे हैं, तो दर्द वो हो रहा है। इसी तरह से आपने देखा कि अभी नॉन स्टॉप समाजवादी के जो प्रवक्ता बोल रहे थे कि या ये भूल गए इतर वाले के यहाँ जिसके पास टूटा स्कूटर था, 200 करोड़ उसके घर में इनके पैसे निकले थे। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, सवाल यहाँ पर 187 बॉन्ड का आया। मैंने या किसी ने भी ये नहीं कहा कि बीजेपी ने नहीं लिया या कांग्रेस ने नहीं लिया, चंदा तो सबको मिला। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, चंदा सबको मिला है, हर राजनीतिक दल को मिला है। सवाल वो नहीं, आपने इनको टोका नहीं है, नॉन स्टॉप 10 मिनट बोले और मैं बोलने लगा, बीच में आप टोकने लगे। ये कोई तरीका नहीं है डिबेट का। ये डिबेट का तरीका नहीं, के नाम से बनाया है आपने, ये डिबेट का तरीका नहीं। उसका सरकार पे कोई नियंत्रण नहीं है, आप लोगों की जेब में जा रहा है पैसा, बोले भी नहीं, और प्रधानमंत्री के नाम से बना के बैठे हो आप कह रहे हो पार्टी के व्यापारी को, वो समाजवादी पार्टी का व्यापारी था नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर था। आपको यही नहीं पता अभी तक। आज दूसरी पार्टी ठीक है, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, एक एक करके बोलिए। देखिए, महत्वपूर्ण विषय है। केजरीवाल जी राजनीति में आए थे तो फटे हाल थे, आज 9-9 लाख के पर्दे लगवा रहे हैं, कहां से आया पैसा? मोदी जी, 15 लाख का। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, व्यक्तिगत आक्षेप मत लगाइए एक दूसरे पर। बात क्या हो रही है, बात कहाँ चली जा रही है? कौन क्या करता था ये विषय नहीं है ना, इस पैसे से बन गया क्या ये? एक इससे उत्तर होकर बात करिए। जो सवाल है, जिस लाइन पे जा रहे हैं उस पर बात करिए ना। ये डिबेट कराने का तरीका नहीं है, ये डिबेट कराने का तरीका नहीं है। जब ये नॉन नहीं, एक तो सबसे बड़ी बात ये कौन तय करेगा डिबेट कराने का क्या तरीका है? मैंने सीधा सा सवाल लिया, उस पर जवाब नहीं आ रहा है। मैंने रोका है यशजी को। जवाब आपको नहीं आ रहा है। आप बोलो कि हमने एक तरफा डिबेट कराना है, वो तरीका अलग है कि जब ये बोल रहे हैं आपने टोका नहीं, हम बोलने लगे तो आप टोकने लगे। मैंने यशजी को टोका है और मुझ पे सवाल मत करिए। यहाँ यदि मैं खड़ी हूँ तो पूरी जिम्मेदारी के साथ खड़ी हूँ। जो सवाल मेरे पास है उसके जवाब भी मैंने दिए। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, मैंने उनको इंटरप्ट किया है कि यशजी रुकिए। मैं ऐसी डिबेटों में नहीं बैठता हूँ जो पहले से ही सेट कर ली हो। एक तो सवाल का जवाब नहीं दे रहे, ऊपर से आप गलत बात कर रहे हैं। वैसे भी क्या करेंगे? चलिए ठीक है, बातें कर रहे हैं। चलिए ठीक है, प्लीज एक मिनट। अनुमा जी कुछ कह रही है, बोलने दीजिए। आपको भागने का रास्ता मिल गया। ठीक है, अनुमा जी बोलिए। पहली चीज तो ये कह रही हूँ, ये कह रहे हैं कि हम लोग भी पीएम केयर फंड में देते हैं, तो आप दीजिए ना, आपकी तो पार्टी, आप ही का तो फंड है, वो सरकारी फंड थोड़ा ही है। और ये ऐसी बातें कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को पता नहीं है, अभी रिसेंटली चीन के लोग नागपुर के आरएसएस हेडक्वार्टर में गए थे। क्या करने गए थे? संतरे का जैम बनाने की विधि सीखने तो नहीं गए थे। अरे दूसरों के ऊपर आप लोग इल्जाम लगाते हैं। ये बताइए, राम माधव 2009 में चीन में क्या करने गए थे? उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो मुख्यमंत्री थे तो क्या करने गए थे चीन में? आप लोगों का तो चीन से टाका भिड़ा हुआ है। और दूसरी चीज यह है कि डरपोक प्रधानमंत्री, जो हमारी सेना 19 बार बात कर रही है चीन से, लेकिन हमारे देश के डरपोक प्रधानमंत्री चीन को लाल आंखें तो क्या दिखाते, लाल रंग का कारपेट बिछा देते हैं, खुद जाके उपत के मिलने के लिए चले जाते हैं। लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि 2000 किलोमीटर हमारी सरहद में चीन चढ़ाया। अरे भाई, कैसे कैप्टन है आप? बिना आर्मी का नाम बदनाम किए कैप्टन लिखा दिया है क्या आपने? आर्मी का नाम बदनाम कर रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? मैं बहुत सीधी बात कर रही हूं आपके चैनल पर। ये व्यक्ति बताए कि ये कैप्टन किस लिहाज से हैं? क्या ये ऑनरेरी कैप्टन है? क्या अपने आप को कैप्टन कह रहे हैं? जो व्यक्ति अपनी ही आइडेंटिटी दिग्भ्रमित करके आया है, उसे मैं बीजेपी का प्रवक्ता मानने से भी इनकार करना चाहती हूँ। ठीक है, उन्होंने अभी तक भी मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि वो किस लिहाज से कैप्टन लिखते हैं, कौन से कैप्टन है। और उसके बाद ये सभी को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक, अभी तक जितने भी इनके स्कैम हैं,
जब ये सामने आएंगे, क्योंकि ये पता होगा आपको गृह मंत्रालय में कई हजार करोड़ का पैसा किस मद में गया किसी को नहीं मालूम। द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर जब घोटाला आया था, सीएजी की रिपोर्ट आई थी, सारा कुछ दबा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ ये है, ये इनके इन प्रकार सत्ता ले लो, जो प्रक्रियाएं थी उन्हें तोड़ दो, नई प्रक्रिया बना मत पाओ। इवेंट मैनेजमेंट, मैं आजकल तो सांसद और विधायकों का मैनेजमेंट और चुनाव मैनेजमेंट और सारी संस्थाओं का मैनेजमेंट कर रही है। साफ दिख रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना बड़ा स्कैम है। 187 जो बॉन्ड है उनका अलग से स्कैम है, और उसके अलावा इनके पास इनके जो बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स बने हैं, अरबों के हेडक्वार्टर्स बने हैं पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के, वो अपने आप में कहानी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के स्कैम का पैसा कहां जा रहा है। उसके अलावा एक लोकसभा पर इन्होंने पिछली बार औसत 60 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि मैक्सिमम जो है एक लोकसभा में उसकी मियाद बहुत कम है। तो उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी केवल स्कैम्स की पार्टी है, और इसी के द्वारा वो लोगों को छल कर पूरा जनादेश अपनी तरफ हड़प रही है। ठीक है, लेकिन इसका भी एक समय आएगा। ठीक है अनुमा जी। अश्विनी जी, एक बात यहाँ 187 बॉन्ड की निकली थी, मुझे लगता है कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी उस चीज को नहीं कर पाए। देखिए जेन्युइन सवाल था उनसा, और आपसे अगला सवाल मैं इसलिए लूंगी, मैंने पहले ही कहा था क्योंकि बैंक का ऐसा दावा है कि उसको पीएम फंड केयर में पहुंचाया गया है। देखिए ये एक बड़ा जांच का विषय है। निश्चित तौर पर ये, यदि आज इतनी बात हो रही है कि सारी चीजें सार्वजनिक हो, तो किस लॉ की तरफ गया? बीजेपी को निश्चित तौर पर पता होगा, बिल्कुल पता होना चाहिए सर, लेकिन वो उसका जवाब नहीं दे पाए यहाँ पर, ना वो उस विषय पर बोल रहे हैं, वो कहीं और चले गए। वो इस विषय पर चले गए कि राखी जी बाकी लोगों को बोलने दे रही हैं, उनसे नहीं पूछ रही है। भाई राखी ने कब बोला? मैं तो कह रही हूँ सबको चंदा मिला है, क्या कभी किसी राजनीतिक दल को नहीं मिला? लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो क्लियर तो करनी होगी। तो क्या बैंक के पास ऐसा कोई पावर है, बैंक का कोई ऐसा नियम होता है कि जो बाकी के जो बॉन्ड का जो पैसा होगा वो पीएम फंड केयर में जाए? या फिर दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल है, उसकी जानकारी किसके पास है? एक नियम तो ये कहता है कि आप उस चीज को वापस, जिसने दिया है उसे आप वापस कर दीजिए यदि उनका यूज नहीं हुआ, लेकिन पीएम फंड केयर में क्यों गया? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बनकर उभरा। देखिए राखी जी, मेरे को आप 2 मिनट का समय देना। मैंने बहुत लोगों की बहुत सारी बातें सुनी है। हाँ, मैं अपने आप को बैंकिंग तक ही सीमित रखूंगा, मैं कोई पॉलिटिकल ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। पहली तो आपने ये जो 187 बॉन्ड्स की बात की, मेरे हिसाब से स्कीम में ये था कि 15 दिन के अंदर कोई अगर जो है पार्टी है उसको इनकैश नहीं कराती तो पैसा जो है वापिस जाना चाहिए डोनर के पास। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो सामने आना चाहिए, उसमें कोई प्रश्न नहीं है। दूसरा, ये बार बार ये कहना कि भाई बीजेपी को अरे पीएम फंड जो है, केयर फंड है, वो कोई बीजेपी नहीं चलाती, वो पीएम के द्वारा चलाया जा रहा है। दूसरी बात, अभी ये रमाकांत जी कौन है, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, चैनल पर बैठकर और बिना तथ्यों के आधार पर आंकड़ों को बोल के लोगों को भ्रमित, 10 लाख करोड़ उन्होंने कहा कि अडानी के माफ कर दिए। अरे अडानी का जो टोटल डेट है, मतलब जो उसको एडवांस बैंकों ने किया है 88,000 करोड़ का, ठीक है, आप 10 लाख करोड़ माफ कर दिए। इस तरह की ये डिबेट जो है ना, वाकई ये लोग जो है एक रटी रटाई बात आकर और यहाँ पर बोलकर और लोगों को आप, और दूसरा आप एक मिनट मेरी बात सुन लो, प्रधानमंत्री को आप डरपोक इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हो, सैनिकों के ऊपर इस तरह की बात करते हो, शर्म नहीं आती आपकी? आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हो और इस तरह की बात करते हो, आपको शर्म नहीं आती? बीच में बोल रही हो। ठीक है अनुमा जी प्लीज, अश्विनी जी आपके बीच में नहीं आ रहे हैं, मैम प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ उनकी बात को पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा जो भी आपत्ति है। कि आप डिबेट में बैठे, आपको तमीज नहीं है किसी से बात करने। देखिए बैंकिंग से रिलेटेड सवाल है, मैंने अश्विनी जी से पूछा है, उनको बोलने दीजिए। अनुमा जी प्लीज। आ जाएंगे प्रधानमंत्री पर, किसानों पर, सैनिकों पर, आप क्या क्या बोलते हैं? जिस विषय पे बात हो रही है उस विषय के पर आप बात करो। थोड़ा सा अनुमा जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैम, वो आपके बीच में नहीं बोले थे, बैंकिंग सेक्टर से उनसे जो सवाल है वो पूरा हो जाने दीजिए प्लीज। और अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि 15 तारीख का देखिए, जो मैंने पहले स्टेटमेंट किया कि जिस लोगों ने डोनेट किया था उनको ये था कि उनकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी, लेकिन आज वो जानकारी अगर सार्वजनिक होने जा रही है
तो कोई एबीसी डोनर कोई भी है, किसी भी पार्टी को दिया, तो उसके लिए चिंता का विषय है। और वो आगे कोर्ट में जाता है इसको स्टे लेने के लिए, क्योंकि उस समय तो जो लॉ था उसके हिसाब से वो गोपनीय रखने की उसको जानकारी रखनी थी, लेकिन इसलिए वो बैंक के लिए भी मुश्किल हो सकता है और इलेक्शन कमीशन के लिए हो सकता है। 15 तारीख की हमें, मुझे लगता है, इंतजार करना चाहिए और कोई भ्रमित आंकड़े जो है ना यहाँ के नहीं बोलने चाहिए। जो डिबेट का विषय है उसी तक अपने को कंसर्न रखना चाहिए, कि आगे और बहुत सारे विषय मिलते हैं और हमें सैनिकों पर, बैंकों पर उनकी जो छवि है उसको खराब करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं। ठीक है रमाकांत जी, मुझे लगता है आरोप प्रत्यारोप से थोड़ा इधर हम आ जाएं। अब इंतजार हमें 15 तारीख तक का करना है। कितना मैच हो रहा है, यश एक मिनट, कितना मैच हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, कितनी चीजें सार्वजनिक हो रही हैं, किसका नाम नंबर 1 पे आ रहा है, किसका सबसे नीचे आ रहा है, वो सारी चीजें स्पष्ट होंगी। जब स्पष्ट हो जाएंगी तो अपने आप सारी चीजें पता भी चल जाएंगी। कुछ चीजें जो ड्यू हैं, जो नियम के मुताबिक यहाँ पर बात चली थी, वो भी लगता है बहुत क्लियर हो चुका है कि या तो आप उसको वापस कर दीजिए जो डोनर था, किस नियम से आप उसमें फॉरवर्ड कर रहे हैं ये भी एक जांच का विषय, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को फिलहाल इसकी जानकारी नहीं दी गई है, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो निश्चित तौर पर एक बड़ा गंभीर विषय बनकर ये उठा है, लेकिन 15 तारीख तक का इंतजार करने की जरूरत है। देखिए, अश्विनी राणा जी को सारी चीज़ें पता है, उनकी बातों से तो यही लग रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि अब अश्विनी राणा जी ही बतला दें कि भाई किस नियम के तहत पीएम केयर फंड में वो पैसा, बाकी के बॉन्ड जमा कर दिए गए, ये यही बतला दें। ये बोल रहे हैं कि 10 लाख करोड़ रुपए इतनी डेप्ट है अडानी की। अरे भाई, अडानी की एक कंपनी है क्या? आप एक कंपनी का जो है मार्केट कैप निकाल के बोलेंगे कि इतना इतना उसका प्राइस है? एक कंपनी है क्या अडानी की? आप आसमान में चले जाओ तो जेट उसके, धरती समुद्र में चले जाओ तो सी पोर्ट उसके, सब कुछ तो उसी का है, तेल उसका, सब कुछ उसी का है। तो क्या बात कर रहे हैं, किसको बचाने की बात कर रहे हैं? और उस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं आप, उस पार्टी के लिए आप बोल रहे हैं, उस पार्टी को बचा रहे हैं जिन्होंने कहा था कि स्विस बैंकों में जिनका खाता है हम उनको सार्वजनिक करेंगे। आज एसबीआई को के माध्यम से जो चीज़ें सार्वजनिक होनी चाहिए उसको सार्वजनिक नहीं होने दिया जा रहा। तो मेरा ये कहना है कि जनता को भी पता चलना चाहिए कि जिस पार्टी को हमने वोट दिया है उस पार्टी का रिमोट कंट्रोल किसके पास है, ये जनता को भी पता चलना चाहिए। ठीक है, यश जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए, मैंने जो सवाल किया था, और अनुमा जी आऊंगी 1 मिनट। अश्विनी जी बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो उस पर बेहतर जवाब देते हैं। अब उनको बुरा ये लग रहा है कि हम सेना की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी तो सेना के नाम पे वोट मांगते हैं। तो शर्म अगर किसी को आनी चाहिए और शहादत पे वोट मांगते हैं तो उनको आनी चाहिए। हम लोग तो बहुत छोटे प्यादे हैं प्रधानमंत्री पद के सामने। जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती, मैंने पहले ही बोला था कि जो बात प्रधानमंत्री जी बोलते हैं देश के, उसको बड़ी गंभीरता से लेता है देश, और इस गंभीरता को निचले स्तर पर अगर कोई ले गया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ले गए हैं। तो आज अगर आलोचना हो रही तो इसीलिए हो रही कि उस पद की गरिमा को निचले स्तर पर वही ले गए हैं। जो बातें उन्होंने कही नोटबंदी के समय, जो बातें उन्होंने कही किसान आंदोलन के समय, जो बातें उन्होंने कही सीए, एनआरसी और अन्य चीज़ों के समय, धारा 370 को लेकर के, तो आज वो बाउंस बैक हो रही हैं। मैंने जो शुरुआत में कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो लाया था वो पारदर्शिता के लिए लाया था, तो कहाँ बची पारदर्शिता? किसको चंदा मिला, कहाँ काला धन है, कहाँ नीला धन है, कहाँ पीला धन है, कहाँ सफाई हो पा रही है? तो सवाल तो उस पर उठता है। दूसरी बात, बैंकिंग सेक्टर से मैंने जानना चाहिए थी। मैंने जो छोटा सा उदाहरण दिया था कि मैं बहुत कोई बैंकिंग का जानकार नहीं हूँ, लेकिन छोटी बहुत आश्वास जानता हूँ। डेबिट क्रेडिट के लिए जो बैंकिंग सेक्टर के लोगों को दबाव बना के काम कराया जा रहा है, क्यों अभी तक आंकड़े बैंक के पास कम से कम क्यों नहीं थे सुरक्षित? कौन रोक रहा है? क्या बैंक के पास कोई अपने होमवर्क नहीं था? सुप्रीम कोर्ट का इंतजार किया जा रहा था, तब वो ये सारे आंकड़े बनाए जाते? घोषित करते नहीं करते, लेकिन हिसाब किताब तो बैंक को ही रखना था। अगर आज एसबीआई बदनाम हो रही है तो अपने कार्यक्रमों के कारण हो रही है, अपने काम करने के तरीके पे हो रही है। और बदनाम कर रहा है तो कोई, तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट, भारत सरकार कर रही है। एसबीआई की छवि भारत सरकार से अलग नहीं है, और अगर भ्रष्टाचार होगा तो उसकी छाप अलग नहीं जा पाएगी। ठीक है, अनुमा जी कुछ कह रही थी, जल्दी से बोलिएगा। ये 24 जुलाई 2023 की रिपोर्ट दिखा रही थी, हिंदुस्तान की रिपोर्ट है। इसमें सीधे सीधे बताया गया है कि 5 साल में 10.57 लाख करोड़ के बैड लोन माफ हुए। यही है वो एनपीए जो कॉर्पोरेट का है और बैंकिंग सेक्टर के होते हुए भी श्री राणा एक तो मेरे साथ अशालीनता से और सभ्यता से बोल रहे थे, दूसरी चीज गलत बात कर रहे थे, तीसरी चीज ये भी है कि कॉर्पोरेट के टैक्सेस माफ हुए हैं, 10 लाख करोड़ के टैक्सेस माफ हुए हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखेंगे
तो भारतीय जनता पार्टी का एक तरफ कॉर्पोरेट का स्कैम है और दूसरी चीज ये भी कि मैं सेना से आती हूं और मेरी सेना को पूरी तरह कमजोर कर दिया है जिस प्रधानमंत्री ने, उसका नाम तो मैं हर बार लूंगी। मैंने इस देश की मिट्टी की सेवा की है 24 साल। अगर कोई व्यक्ति बीजेपी की तरफ से आकर किसी भी चैनल में इस तरह की बकवास करेगा तो मैं उसको वही रोकूंगी और सारे तथ्य इसी तरह से दिखाऊंगी। ठीक है, अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मालूम है कि दर्शकों को। अनुमा जी ठीक है, अनुमा जी ठीक है, प्लीज समय की सीमाएं कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज। कहते हैं कि 10 लाख नहीं होता, वो राइट ऑफ का एक प्रोसीजर होता है, बैलेंस शीट से उस पैसे राशि को, उस एंट्री को हटाया जाता है, लेकिन उसकी रिकवरी प्रोसेस जो है वो चलता रहता है और जो पैसा रिकवरी होके आता है वो बैंकों का प्रॉफिट होता है। तो इसलिए ये भ्रमित करने वाली बातें जो है ना, ये बैंकों की इमेज को खराब करते हैं। तो इसलिए ऐसे आप पहले एक बार अर्थशास्त्र पढ़ो, बैंकिंग को समझो, उसके बाद बात करना। ऐसे नहीं होता। मेरा आप बीच में बोल रहे थे इसलिए मुझे तेज बोलना पड़ा। दर्शकों को तो फिर हमें सवाल उठाने पड़ेंगे क्योंकि एक्सपर्ट को पता है। भाई आप समझो, देखिए सबकी अपनी अपनी बात है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, कोई किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी ना करे, ना आक्षेप लगाए, ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं बहुत कम इंटरप्ट करती हूँ अपनी चर्चा में। बीजेपी तो इस चर्चा से ही चली गई, चर्चा छोड़कर ही चले गए, वो पता नहीं किस बात का उनको बुरा लग गया, लेकिन उनकी आपत्ति जो थी वो मुझे नहीं सही लगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि मैं अपनी तरफ से इस चर्चा को ले जा रही हूं, अपनी तरफ से। भाई मैं थोड़ी इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आई हूं या मेरा चैनल लेकर आया है, आप लोगों को मिली है चीजें, आप लोगों ने करी है, चंदा आपको मिला है, मुझे नहीं मिला। तो निश्चित तौर पर एक मेरा पत्रकारिता के लहजे से यहां पर उन बातों को रखने का पूरा अधिकार है, प्रस्तुत करने का अधिकार है। अनुमा जी ने जो सवाल किया मैंने उस पर भी अपनी राय स्पष्ट की, उससे जुड़े 2 सवाल बीजेपी और बैंकिंग सेक्टर से थे वो मैंने लिए। तो यहां पर व्यक्तिगत सवाल करके इस तरह से चर्चा को छोड़कर आप आरोप लगाकर जाएंगे, वो मुझे भी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। खैर समय हो गया है, आप सभी का बहुत शुक्रिया। यश जी, अश्विनी जी से जरूर बैंकिंग वाले में बात ले लें। एसबीआई ने अभी तक अपना रिकॉर्ड क्यों नहीं रखा, वो बेहतर बता पाएंगे। वो रखेंगे और मुझे लगता है वो इसलिए भी अभी उनका जवाब नहीं ले पाऊंगी क्योंकि समय हो गया है और मुझे लगता है 15 तारीख तक इंतजार कीजिए, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए चुनावी चंदे पर घमासान है, किसे नफा किसे नुकसान, ये बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएंगी चीजें। लेकिन ये बात सच है कि जिन सवालों को उठाया जा रहा है उसका जवाब देना होगा। पहले तो आप डेटा जो ब्यौरा है दाखिल करने में वक्त लगा रहे थे, आपने वक्त मांगा, जब फटकार पड़ी तो सारी चीजें पहुंची हैं। किसी को बदनाम करना, किसी संस्था को बदनाम करना उद्देश्य नहीं है, किसी राजनीतिक दल को भी बदनाम करना उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो सवाल है उसका जवाब तो देखिए देना पड़ेगा और जो जिससे जुड़ा है उसी को देना पड़ेगा। उसमें यदि बुरा लग रहा है तो फिर उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बात जनता तक पहुंच रही है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।